नमस्कार विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर राकेश वर्मा, राजकीय महाविद्यालय जैतारण। आज हम बात करेंगे लोक प्रशासन के विकास के बारे में। लोक प्रशासन के परिभाषाओं के बारे में और उसके विशेषताओं के बारे में हमने कल अध्ययन किया था। आज हम बात करते हैं कि इसका विकास किस प्रकार से होता है या किन किन चरणों में इसका विकास हुआ। तो लोक प्रशासन का विकास, यद्यपि लोक प्रशासन का अनुभव जो प्राचीन काल से चला आ रहा है, अर्थात जब प्राचीन समय में भी राज्य का उद्भव हुआ, उस समय से भी जनकल्याण के कार्यों को करने के लिए एक ऐसी संस्था और समिति का होना जरूरी होता है जो शासन के या जनकल्याण के कार्यों को सुचारू रूप से संचालित कर सके। यद्यपि लोक प्रशासन का अनुभव प्राचीन काल से रहा है, परंतु इसका अध्ययन एक अलग सिस्टमेटिक अध्ययन हाल ही के वर्षों में शुरू हुआ है। इसका कारण है कि वर्तमान राज्यों में सरकार का प्रशासनिक कार्य अधिक बढ़ गया, अतः प्रशासनिक व्यवस्था और कार्य पद्धति का अध्ययन आवश्यक हो गया है। लोक प्रशासन पर राष्ट्रीय आय का काफ़ी बड़ा अंश खर्च हो जाता है, अतः यह आवश्यक है कि इस धन का उचित रूप से खर्च किया जाए। तीसरा है, चूंकि यह प्रशासन विज्ञान है, अतः यह आवश्यक है कि अन्य विज्ञानों की तरह इसका भी अध्ययन किया जाए। यह लोक प्रशासन की यह क्रिया काफ़ी प्राचीन है। ऐसा भी कहा जा सकता है कि लंबे समय तक प्रशासन संबंधी समस्त चिंतन राजनीति, नीतिशास्त्र तथा विधि विज्ञान जैसी विधाओं के साथ घुला मिला है। कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में राज्य के सैद्धांतिक आधारों की अपेक्षा प्रशासन की समस्याओं के अधिक विश्लेषण किया है। अगर कौटिल्य की बात करें तो उन्होंने राज्य के वर्णन के साथ ही साथ प्रशासन के बारे में ज़्यादा बताया। अर्थात जब हम उनके राज्य के बारे में बात करते हैं तो एक तरह से उनका प्रशासन के बारे में ही बात निकल करके आती है। अबुल फजल द्वारा लिखित आईन अकबरी लोक प्रशासन का एक उल्लिखित ग्रंथ माना जाता है। मैकियावेली की रचना प्रिंस, उसमें भी शासन के संचालन की काफ़ी जानकारी हमें मिलती है, जिसके माध्यम से राजा किस प्रकार से काम करेगा और उसकी प्रजा के हितों के लिए कैसे काम करेगा, इसके बारे में ज्ञान होता है। आधुनिक काल में 17वीं शताब्दी तक लोक प्रशासन का उल्लेख नहीं हुआ, यानी 17वीं शताब्दी तक लोक प्रशासन के बारे में कोई विशेष ज्ञान नहीं था। ऐसा भी कहा जा सकता है कि एक लंबे समय तक प्रशासन, परंतु 18वीं शताब्दी में पहली बार इस शब्द का प्रयोग हुआ। सन 1812 में फ्रेंच लेखक जीन बेनिन ने लोक प्रशासन के सिद्धांत की पहली पुस्तक लिखी। फिर बाद में फ्रांस में कुछ अन्य रचनाएं भी हुई। अर्थात इसका उद्भव अगर माने तो हम 1812 से मान सकते हैं। 1859 में प्रकाशित एडमिनिस्ट्रेटिव स्टडीज़ का नाम प्रचलित हुआ। फिर भी हम स्पष्ट रूप से वुड्रो विल्सन को इसका जनक मान सकते हैं। उन्होंने इस क्षेत्र में बहुत ही प्रशंसनीय काम किए। लोक प्रशासन के विकास को हम विभिन्न चरणों में बांट सकते हैं, जो निम्न प्रकार से हैं। पहला चरण 1887 से 1926, लोक प्रशासन के विकास का आरंभ पत्रिका एडमिनिस्ट्रेटिव साइंस क्वार्टरली में विल्सन के लेख, अर्थात वुड्रो विल्सन ने एक लेख लिखा कि द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन 1887 में। इस चरण में राजनीति प्रशासन का द्विविभाजन युग था, अर्थात राजनीति को प्रशासन से अलग करने की बात थी। विल्सन ने इस लेख में राजनीति व प्रशासन में अंतर करते हुए कहा कि एक संविधान का निर्माण सरल है, परंतु उसे चलाना बड़ा कठिन होता है। उन्होंने प्रशासन को राजनीति से अलग रखने की सलाह दी। अर्थात वुड्रो विल्सन ने कह दिया कि राजनीति और प्रशासन अलग है और प्रशासन को चलाने में ज़्यादा संकट खड़े हो सकते हैं। इस विषय के एनी एक महत्वपूर्ण प्रणेता, कोलंबिया विश्वविद्यालय के अध्यापक फ्रैंक जे गुडनाउ 1900 में अपनी पुस्तक राजनीति और प्रशासन, पॉलिटिक्स और गवर्नमेंट में इन दोनों को भेद को समझाने का प्रयास किया। उन्होंने कहा कि राज्य की इच्छा नीतियां बनती है, जबकि प्रशासन इन नीतियों की क्रियान्विति करता है। इस दौरान
स्थानीय सरकार में सुधार लेने की दृष्टि से अमेरिका में 1926 में न्यूयॉर्क ब्यूरो ऑफ म्यूनिसिपल रिसर्च की स्थापना की गई और इसी समय 1926 में एल.डी. वाइट की पुस्तक एन इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन आई और इस पुस्तक के माध्यम से लोक प्रशासन की समग्र रूप में प्रस्तुत करने का प्रयास किया। अर्थात वुड्रो विल्सन, एल.डी. ब्रेंट जे गुडनाउ और एल.डी. वाइट इस पहले चरण के प्रणेता माने जा सकते हैं। दूसरा चरण है 1927 से 1937, 10 साल का काल। इस चरण में लोक प्रशासन को एक पृथक वैज्ञानिक विषय के रूप में स्थापित करने की कोशिश की। अर्थात इसमें यह प्रयास किया गया है कि लोक प्रशासन को एक अलग ही विज्ञान के रूप में दिखाया जाए। 1927 में विलोबी प्रिंसिपल्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन प्रकाशित हुई। लोक प्रशासन को विज्ञान मानने वाले विलोबी इस बात में पूर्ण विश्वास रखते थे कि लोक प्रशासन में अनेक सिद्धांत है और इसको लागू करने से इसमें सुधार भी संभव है। और इसी काल में रेले और मूने की पुस्तक प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन तथा उर्विक द्वारा संपादित पेपर्स ऑन साइंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन प्रकाशित हुई। लूथर गुलिक द्वारा दिया गया पोस्ट गॉर्ब दृष्टिकोण प्रशासन के कार्य की व्याख्या का आधार बन गया। इस काल के सभी विद्वानों ने मान्यता रही कि प्रशासन के सिद्धांत होने के कारण लोक प्रशासन एक विज्ञान है। अर्थात विज्ञान किसको कहते हैं कि जो क्रमबद्ध अध्ययन से संबंधित हो और जिनमें भविष्यवाणियाँ की जा सके। ये सभी क्षेत्रों में भविष्यवाणियों को एक तार्किक दृष्टि से उनको प्रयोगशालाओं के माध्यम से सिद्ध किया जा सके। यह सभी क्षेत्रों में लागू होता है, चाहे वह निजी हो या सार्वजनिक। तीसरा चरण है 1938 से 47 का। इस चरण में जो दूसरा सिद्धांत था, दूसरे चरण की जो सिद्धांत थी, उसके प्रतिक्रिया के रूप में आता है प्रशासन के सैद्धांतिक आधार को चुनौती दी गई। अर्थात जो सिद्धांत के रूप में प्रस्तुत किया जा रहा था उसको चुनौती दी गई और उनके विचारकों ने इस दृष्टिकोण का खंडन कर व्यवहारवादी दृष्टिकोण पर बल दिया। इस संदर्भ में एल्टन मेयो का मानव व्यवहार सिद्धांत का महत्वपूर्ण योगदान रहा। मेयो ने इस बात पर बल दिया कि लोक प्रशासन मानवीय तत्वों से संबंधित होता है। अर्थात जो पहले वाले चरण थे उनमें केवल सैद्धांतिक दृष्टि से बात कही गई और यहाँ पर मानव को भी शामिल किया। इसी प्रकार चेस्टर बर्नार्ड, रॉबर्ट डैहल और हर्बर्ट साइमन आदि ने अनेक लेख लिखे। लोक प्रशासन ने विज्ञान होने का खंडन किया। अर्थात हर्बर्ट साइमन आदि ने विद्वानों ने लोक प्रशासन के विज्ञान होने का खंडन किया। अर्थात इसको विज्ञान नहीं कह सकते। इन्होंने ये कहा। चेस्टर ने अपनी पुस्तक में संगठनात्मक विश्लेषण हेतु मनोवैज्ञानिक और व्यवहार पर आश्रित उपकरणों पर बल दिया। चेस्टर ने अपनी पुस्तक में संगठनात्मक विश्लेषण हेतु मनोवैज्ञानिक और व्यवहार पर आश्रित उपकरणों पर बल दिया। अर्थात मनोविज्ञान को या मानव के विज्ञान को, अर्थात मानव जीवन को किस प्रकार से कोई दूसरी चीज़ें प्रभावित करती हैं उनके बारे में भी बात कही। साइमन ने 1946 में अपने लेख में अपने विचार रखे और लोक प्रशासन के वैज्ञानिक होने का खंडन किया। अर्थात इसको लोक प्रशासन को वैज्ञानिक नहीं मान सकते क्योंकि यहाँ पर मानव का भी प्रभाव पड़ता है। चौथा चरण है लोक प्रशासन के यूज का संकट, पहचान का संकट कहा जाता है। इस काल में लोक प्रशासन के सार्वजनिक सिद्धांतों को अस्तित्व को चुनौती मिल रही, जिससे इसको अपना अस्तित्व बचाने का संकट आ गया। इस दौर में प्रशासन और राजनीति विज्ञान के बीच अवधारणात्मक संबंध स्थापित हुए। एफ मोफिन ने टिप्पणी करते हुए लिखा है कि लोक प्रशासन वृद्ध अवस्था में आ गया और एक खतरनाक परिस्थितियों से गुजर रहा है। अर्थात एक संकट का काल आ गया कि लोक प्रशासन अपने ढलान पर आ गया और इसको कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। उसी प्रकार मोर्टिन का विचार था कि लोक प्रशासन जहां 10 वर्ष पहले विशालकाय युवावस्था में था, अब वह एक ऐसे क्षेत्र में आ गया जो उसका वाष्पीकरण हो रहा, अर्थात वो उड़ता जा रहा है। इस दौरान लोक प्रशासन प्रबंधकीय विज्ञान की और आकर्षित हुआ। 1956 में एडमिनिस्ट्रेशन साइंस क्वार्टरली में पत्रिका के प्रकाशन के साथ ही लोक प्रशासन एक बार फिर अपने फोकस पर आ गया। अब फिर यह अपने कार्य और तकनीक पर जोर देने लगे। इस दौरान अमेरिका की तात्कालिक सरकार के संस्थागत प्रयत्न करते हुए लोक प्रशासन की समस्याओं पर प्रोफेसर सी हनी के नेतृत्व में एक समिति गठित की गई और 1967 में फिलाडेल्फिया सम्मेलन में आयोजित हुआ।
1968 में डिवाल्टो ने क्रांतिकाल में लोक प्रशासन नामक पुस्तक लिखी और इस लेख से प्रभावित होकर प्रथम मिन्नोब्रुक सम्मेलन हुआ और इस सम्मेलन से प्राप्त परिणामों के आधार पर लोक प्रशासन को एक नया स्वरूप दिया गया जिसे न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कहा गया। अर्थात चौथे चरण से हम न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की बात कर सकते हैं। फिर है पांचवा चरण। इस चरण में लोक प्रशासन जिसकी पहचान नवीन लोक प्रशासन के रूप में हुई थी चौथे चरण में लोक नीति विश्लेषण और नए नीति निर्माण पर बल देने लगा। उत्तर व्यवहारवादी क्रांति के इस दौर में अंतर विषयी एकीकृत विषय के रूप में अपनी अलग पहचान के साथ लोक प्रशासन जन समस्याओं के प्रति समर्पित हुआ। अर्थात किसी भी चीज़ को सफल संचालित करने के लिए हमें उसमें लोक प्रशासन को सफल संचालित करने के लिए हमें जो जनता के कल्याण की बातें हैं उनको भी हमें ध्यान में रखना पड़ेगा, अर्थात उनकी समस्याओं के बारे में भी सोचना पड़ेगा। 1970 व 1980 के दशक में लोक प्रशासन ने मूल्य, प्रासंगिकता, सामाजिक समता और परिवर्तन के इन 4 प्रमुख तत्वों के साथ जन समस्याओं के समाधान के प्रति कार्य उन्मुखी दृष्टिकोण अपनाया। लोक प्रशासन के क्षेत्र में आई समस्याओं पर विचार करने के लिए 1988 में सेकेंड मिन्नोब्रुक सम्मेलन हुआ और इस सम्मेलन में मैक्स वेबर के नौकरशाही सिद्धांत की सीमाओं, समाज के बहुलवादी चरित्र तथा नवीन चुनौतियों को देखते हुए लोक प्रशासन को और अधिक संशोधित रूप में प्रस्तुत किया। इसमें नवीन लोक प्रशासन के सिद्धांतों का विकास किया गया और इस प्रकार लोक प्रशासन एक बाजार उन्मुखी दृष्टिकोण लेकर 20वीं सदी के अंतिम दशक के रूप में सामने आया। अर्थात इसको एक तरह से खोल दिया गया। अंतिम चरण 5वां चरण है जो 1991 से अब चल रहा है। यह नया युग उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण के रूप में शुरू हुआ और इसे एक LPG की लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन के रूप में प्रस्तुत किया। अवधारणा व्यावहारिक रूप में लोक प्रशासन का अंग बन गई और इस नए परिवेश में नवलोक प्रबंधन, सुशासन इत्यादि अवधारणाएं नई विषय वस्तु के रूप में उभर कर आए। 1994 में कॉमनवेल्थ एसोसिएशन ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट सम्मेलन में सुशासन की एक संकल्पना पर जोर दिया गया। सितंबर 2008 में प्रोफेसर रोजमेरी ओ लियरी के नेतृत्व में एक सम्मेलन का आयोजन हुआ जिसमें प्रमुख विषय था लोक प्रशासन, लोक प्रबंधन और लोक सेवा का समकालीन विश्व में भविष्य। तो इस प्रकार हम इसके विभिन्न चरणों का अध्ययन कर सकते हैं और अनेक चुनौतियाँ, समस्याओं और अभी प्रकार के उतार चढ़ाव, आज भी ऐसे अनेक उतार चढ़ाव आते रहे। इसके अस्तित्व पर भी संकट आया, जैसे इसने सफलतापूर्वक खत्म किया। आज के समय में लोक प्रशासन एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है जो राजनीति विज्ञान के साथ पढ़ना आवश्यक है, हो चुका है। समकालीन विश्व में इसकी महती उपयोगिता है और इस लोक प्रशासन के माध्यम से ही हम किसी भी राष्ट्र के सफल संचालन की कामना कर सकते हैं। धन्यवाद।